हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हनुमान जागीर, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री CLC सीकर। दो आज अपन लास्ट लेक्चर तक आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाले पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले और फिजिकल केमिस्ट्री में भी अपन सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मूल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, फिजिकल में थोड़ा आपको ये रहेगा कि प्रैक्टिस साथ में करनी पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड जो प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूं उन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको मॉड्यूल में से प्रॉब्लम हैंड टू हैंड करनी है और जो डाउट आए वो आपको पूछते जाना है। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक क्राइटेरिया दे देता हूं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अपन बेसिकली पढ़ने क्या वाला है, ये देखो, है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल 33% नीट के अंदर जो है वो आएगा लगभग, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन। सेकंड नंबर आना न्यूमेरिकल है। जब आना न्यूमेरिकल है तो अपन को प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की करनी है। थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरेटिकल तो बस ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट समझ लिया अपन ने और उसको कर लिया। अदरवाइज आपको आना जब न्यूमेरिकली है वहां पे तो प्रैक्टिस किसकी की जाए, न्यूमेरिकल की जाए। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन देता हूं कि अपन इसमें टॉपिक पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अपन टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बेसिकली इस टॉपिक के अंदर मूल कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिक अगर बात करें कि हाँ कौन कौन से मोटे तौर पे टॉपिक पढ़ने हैं तो उसमें बेसिकली रहेगा फर्स्ट जो रहेगा वो अपन बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, फिर सेकंड पढ़ेंगे मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। थर्ड नंबर अपन पढ़ेंगे मूल, बेसिकली मूल होता क्या है एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू मोल्स। फिर आगे अपन बात करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोल, स्टोकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट एंड देन कंसंट्रेशन टर्म्स। ये बेसिकली अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। चलो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ बेटा, एक ये चीज ध्यान रखिए, जब आना न्यूमेरिकल है, अपन कर रहे हैं न्यूमेरिकल है, तो जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर ले। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके बाद वीडियो पॉज कर ले और उसके बाद आप सॉल्व करें और फिर चेक करें कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ, है ना। आपको बेसिकली ऐसे करना है। चलो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की बात कर रहे हैं अपन बेसिकली कि कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के। अपने बेसिक पढ़ा, 9th 10th क्लास में भी पढ़ा था। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम जो होते हैं वो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल मैं लिख रहा हूं E-। सेकेंड है प्रोटॉन, उसका सिंबल लिख रहा हूं P+। एंड थर्ड है न्यूट्रॉन और इसका सिंबल लिख रहा हूं मैं N0। ठीक है बात। इलेक्ट्रॉन ये मैंने सिंबल इसलिए ऐसे लिखे कि आपको इनको देखते ही जो है वो आइडिया चल जाए कि चार्ज क्या होगा। चार्ज हो गया, माइनस लिखा हुआ है तो -1, प्लस लिखा हुआ है तो +1 और ये लिखा हुआ है तो 0। अब बेसिकली ये सोचो कि चार्ज तो विदाउट यूनिट पॉसिबल है ही नहीं, तो जब चार्ज विदाउट यूनिट पॉसिबल नहीं है तो -1 लिखने का तो कोई तुक है ही नहीं। तो इस -1 या 1 की वैल्यू क्या होती है मैं लिख रहा हूं -8 इट इज 1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 और ये कूलम, ये हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 की वैल्यू जब 1.6 है तो यहां पे भी 1 है, तो ये लो, ये आ गया चार्ज प्रोटॉन का। तो +1 बोलो या फिर ये बोलो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 बोलो या फिर ये बोलो, और न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है ही। ठीक है, फिर अपन बात करें मास की। इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास जो होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और थर्ड इसकी बात करें न्यूट्रॉन की तो 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल हो गए। अब मेरे को ऐसे पूछ लिया जाए ऑर्डर ऑफ मास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मास क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो बेटा देखो बेसिकली पहले इनको छोड़ो, पावर आ रखी है 10⁻31 है, 10⁻27 है, 10⁻27 है। पावर नेगेटिव में ज्यादा होना एक्चुअल वैल्यू कम होगी, पावर नेगेटिव में ज्यादा होना एक्चुअल वैल्यू कम होगी। जैसे अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं
2 रेस टू द पावर -1 है और 2 रेस टू द पावर -2 है, इसमें से बड़ा कौन होगा, है ना। तो अगर मेरे को ऐसा पूछा जाए तो मैं इस 2 रेस टू द पावर -1 को ऐसा लिख दूं 1/2 और इसको ऐसा लिख दूं 1/2 का स्क्वायर। अब बोलो ये तो हो गया 1/2 और ये हो गया 1/4, तो ये तो ज्यादा होगा फिर 1/2 वाला। तो देखो पावर नेगेटिव में कम थी तो वैल्यू क्या आई, ज्यादा ही ना। तो पावर नेगेटिव में ज्यादा होना, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी उसकी कम आएगी। तो पावर नेगेटिव में ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू कम आएगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम। उसके बाद आगे बढ़ो, पावर सेम है, जब पावर सेम है तो इसको चेक करो 1.672 है, इधर 1.675 है, तो 5 वाली वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2 के, तो प्रोटॉन एंड देन जो आएगा वो कौन आएगा, न्यूट्रॉन। ये बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल हो गए 3, ऑर्डर ऑफ मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक बात और समझे, क्या, रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज क्या होगा, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज होता है चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में चार्ज कितना है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव चार्ज। तो अगर मेरे से रिलेटिव चार्ज का फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि रिलेटिव चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर तो मैं ऐसा बोलूं चार्ज ऑफ पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बोलो ये आएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब सुने बात को, मेरे को ऐसा बोल दिया जाए जैसे एग्जांपल रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करूंगा, देखो चार्ज ऑफ पार्टिकल किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये देखो वैल्यू फिक्स है, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आएगा -1। अब देखो जो मैंने ये लिखाया था ना -1, ये क्या था, रिलेटिव चार्ज था। ये क्या था, -1 रिलेटिव चार्ज था। प्रोटॉन का प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में देखोगे, खुद के रेस्पेक्ट में देखोगे तो हमेशा क्या आएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट में 1, तो ये देखो 1 आ गया। और न्यूट्रॉन का तो कुछ चार्ज था ही नहीं, इसलिए इसका चार्ज क्या आया, 0 आया। ऑल क्लियर। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, 3, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑर्डर ऑफ मास आ गया और रिलेटिव चार्ज आ गया, चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन। अब अपन आगे बात करते हैं, आगे बात करें हाँ जी, नेक्स्ट देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी एलिमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट एक्स जेड ए से करते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स वगैरह में यहां हो सकता है आपने पहले ऐसा पढ़ा हो कि ए को इधर पढ़ाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स जेड ए। उसका रीजन क्या है, अगर बाई चांस जैसे सपोज करो जब चार्ज आएगा तो ए भी इधर लिखना, चार्ज भी इधर लिखना, फिर कैसे कंसीडर करोगे। इसलिए मैंने क्या किया, ए को इधर रख दिया, चार्ज आएगा तो इधर लिख दूंगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब चार्ज क्या है, इसका 0 है। चार्ज 0 इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। एक्स जेड ए वेयर एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्या है, एलिमेंट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। जेड रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर को। अच्छा, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी के लिए ध्यान रखें, मैं इसको आगे प्रूव करने वाला हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा, ये जेड जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, मैं देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इन न्यूट्रल केस। कौन से केस में होगा, न्यूट्रल केस में। अभी बताओ चार्ज क्या है, 0 है। अगर चार्ज 0 है इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल होगा तो मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, जेड के बराबर। तो अभी तो न्यूट्रल ही तो है, तो जेड किसके बराबर रख सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बात ठीक है यहां तक। अब चलो आगे बात करते हैं। ए इज इक्वल टू मास नंबर। ए किसके इक्वल है, मास नंबर के इक्वल है। मास नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन इसके इक्वल होगा। मास नंबर किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हुआ? जेड के, तो यहां पे जेड की वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को n0 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये लो, ये आ गया ए। तो अगर मेरे से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो देखो क्या आ जाएगा? ए माइनस जेड, ये आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला ए माइनस जेड। ठीक है बात यहां तक? तो देखो अगर मेरे से ये पूछा जाए ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा? तो जेड के बराबर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? मैंने बोलूंगा न्यूट्रल जब केस होगा तब तो जेड के बराबर ही होगा, न्यूट्रल नहीं हुआ तो अभी चेक करना सिखा रहे, ए माइनस जेड कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर आ जाएगा। ठीक है बात यहां तक? चलो अब आगे देखो, मैं एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल समझे। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं तीन एग्जांपल ले रहा हूं बेसिकली। फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, सोडियम 1123 एक तो। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल है तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो इक्वल हो गए, और वो किसके इक्वल हो गए? जेड के 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा? ए माइनस जेड के। ए कितना है? 23 माइनस जेड कितना है? 11 इज इक्वल टू 12, ये लो 12 के बराबर आ गए, है ना। अब चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वगैरह सब कुछ हो गए। सेकेंड नंबर एग्जांपल देखिए, मेरे को एग्जांपल दे रखा है, ये दे रखा है एग्जांपल, जैसे F919 माइनस 1, F919 माइनस 1 ये दे रखा है। अगर ये दे रखा है F919 माइनस 1 तो इसका मतलब देखो मैं क्या करता हूं, प्रोटॉन न्यूट्रल नहीं है भैया इस बार, और न्यूट्रल नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। प्रोटॉन कितने हो गए? 9, जेड के इक्वल, ये तो फिक्स है। ठीक है, न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा? ए माइनस जेड, 19 माइनस 9 कितना बोलो? 10। अब इलेक्ट्रॉन की बारी आई, किसकी बारी आई? इलेक्ट्रॉन की। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक्स, मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्स होगा। मैं चार्ज बैलेंस कर रहा हूं, क्या बैलेंस कर रहा हूं? चार्ज बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे? सबका चार्ज चेक कर लो और वो उस सबका सम जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? जो ओवरऑल स्पीसीज के ऊपर हो। ओवरऑल स्पीसीज के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, तो सब चार्ज का सम जो होना चाहिए, ऑल चार्ज का सम जो होना चाहिए वो -1 आएगा। देखो ये आ गया 9, प्रोटॉन है, प्रोटॉन 9 है, प्रोटॉन का चार्ज कितना? +1, ये लो +1, ये लिखवा रखा है +1। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है तो 10 इंटू 0 प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन है, चार्ज होगा -1 इज इक्वल टू -1। आगे बात समझ में? ये हो गया 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस माइनस का 1, ये रहा 9 माइनस माइनस का 1 हो जाएगा 10, ये हो गया क्या? 10 हो गया। x इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया। अब समझना बात को, मैंने ये कैलकुलेट तो कर लिया, मैं एक फॉर्मूला बोलने वाला हूं, मैं एक फॉर्मूला लिखने वाला हूं, उस फॉर्मूले को ध्यान में रख लो, उस फॉर्मूले को ध्यान में रख लो। मैं इधर लिखने वाला हूं बेटा, है ना, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9 क्या थे? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये माइनस का माइनस, फिर -1 क्या था? चार्ज था, तो प्रोटॉन माइनस क्या हो जाएगा? चार्ज, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो गया। मैंने डिराइव करके बताया आपको, अब डायरेक्टली आप उनको ये यूज करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज। ठीक है, आगे देखो और एग्जांपल देखो एक दो।
थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव चार्ज का हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज का भी एग्जांपल देख लो। थर्ड नंबर एग्जांपल सी, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे मान लो Ag47108+1, है ना। अब मेरे को बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, तो मैंने कहा चलो प्रोटॉन तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो। प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा 47, ये लो। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा 108 माइनस 47 इज इक्वल टू 61, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज है +1, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 47 में से 1 गया 46, ये लो आ गया। ये तो बात हो गई सारी के सारे एलिमेंट में, ये सारी बात किसमें हो गई एलिमेंट में, ठीक है। बात क्लियर सारी, तीनों बता दी मैंने, न्यूट्रल बता दिया, पॉजिटिव चार्ज का बता दिया, नेगेटिव चार्ज का बता दिया। अब जैसे सपोज करो आपको कोई कंपाउंड देके पूछ लिया जाए, है ना, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे आओ और कैलकुलेट करते हैं। ये तो एलिमेंट में हो गया। अब मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया कि बताओ CO3 - 2 में कितने होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। आपको इनका सिंबल मालूम होना चाहिए पहले, कार्बन ऑक्सीजन का। कार्बन ऑक्सीजन का सिंबल मैं लिख देता हूं साइड में, C612, और ऑक्सीजन का सिंबल है 816, ये लो। अब माइनस चार्ज को भूल जाओ, माइनस चार्ज ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज किसी में करना भी नहीं है ना। अब समझो बात को इधर, अगर जब ये बात है तो प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, तो प्रोटॉन अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रोटॉन कैलकुलेट करने के लिए प्रोटॉन इज इक्वल टू, प्रोटॉन कैलकुलेट करना तो कार्बन में कितने प्रोटॉन है 6, ये लो 6, प्लस ऑक्सीजन कितने 3, एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है 8, ये लो 30। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कार्बन में न्यूट्रॉन कितने 12 - 6, 6, एक ही कार्बन एटम है, प्लस ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने 16 - 8, 8, 3 × 8 कितना हो गया बोलो 30। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन माइनस चार्ज, ये प्रोटॉन माइनस चार्ज आएगा तो प्रोटॉन कितने हो गए थे 30, माइनस चार्ज माइनस का 2 इज इक्वल टू बोलो 32। आया समझ में, आया समझ में चार्ज स्पीसीज का। जैसे सपोज करो आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, अगला एग्जांपल, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता अमोनियम प्लस NH4 प्लस, ये दे रखा है, NH4 प्लस में अपन से पूछा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होगा, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, NH4 प्लस में नाइट्रोजन का सिंबल लिख दिया मैंने, सिंबल 714, एंड हाइड्रोजन का 11, ये लिख दिया मैंने। मेरे से पूछा गया बताओ इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन कितने होंगे, तो मैंने बोला प्रोटॉन इज इक्वल टू, नाइट्रोजन में होते हैं 7 प्लस हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना 1, कितना आ गया 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितने 14 - 7, 7, प्लस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो 4 × 0 0, तो ये आ गया 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज, चार्ज है +1, तो 11 - 1 हो गया कितने 10, ये लो कैलकुलेट हो गया। समझ में आ रही है बात। यही क्वेश्चन आगे मोल में जाके बनने वाला है, कुछ अमाउंट दे रखा होगा मोल से रिलेटेड हो जाएगा, तो मैं तो आपको बेसिक यहीं पे बता रहा हूं कि कैलकुलेशन तो आपको यहीं पे करने आ जाए, किसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। आ रही बात समझ में। एक और देखो लास्ट, और क्या पूछा जा सकता है, जैसे मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, F मैंने आपसे ये पूछा कि N3- दिया, N3-, बेटा इसका नाम जो है N3- का वो है एजाइड आयन, एजाइड आयन, ये N3- का नाम है। ये यूज कहां पे आता है, एजाइड आयन जो है सोडियम के साथ अगर मैं इसका कंपाउंड देखूं तो ऐसा बनेगा NaN3, इसका नाम हो जाएगा Na का हो गया सोडियम और इसका हो गया अजाइड, तो सोडियम अजाइड। किसी भी अजाइड आयन को हीट करो, किसी भी अजाइड आयन को अगर हीट करते हो तो इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा कि क्या बनेगा, N2 गैस बनेगी, और वो भी कैसी, प्योर गैस। कैसी बनेगी, प्योर गैस बनेगी। ये जो N2 बना है वो क्या बना है, प्योर गैस बना है। ये एक्स्ट्रा सूट है आपके लिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके, मैंने चीज वापस रिवाइज करवाई है, जितनी बार रिवाइज होगी चीजें उतनी आसानी से याद भी हो जाएगी, ठीक है। मेरे से इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया
एजाइड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, एजाइड आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, अब आओ बात समझे। N3 माइनस है, तो N3 माइनस जब था, मैं एक नाइट्रोजन लेके बात करता हूं। नाइट्रोजन में होते 7 इलेक्ट्रॉन। इनऑर्गेनिक आप पढ़ चुके हो, पीरियोडिक टेबल वगैरह, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं तो नॉर्मल लिख रहा हूं 2-5। जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 5, ये क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एजाइड आयन N3 माइनस। आप एक काम करो, N3 माइनस को छोड़ो आप, तो सबसे पहले आप तो एक काम करो, प्रोटॉन कैलकुलेट कर लो। नाइट्रोजन का सिंबल क्या, 7, प्रोटॉन ये है, 7 प्रोटॉन होता है। ये 2 और 5 मैंने अगर लिख दिया तो एक नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। कितने नाइट्रोजन है, 3। 3 इंटू 5 15 तो हो गए 15। अब सुने, जो भी इलेक्ट्रॉन अगर चाहे लूज हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन हो, वो इलेक्ट्रॉन आएगा किसमें, वो इलेक्ट्रॉन आता है हमेशा आउटर मोस्ट सेल में। और जब आउटर मोस्ट सेल में आएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आएगा तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन बनेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपने N माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, अब माइनस चार्ज लगाया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए 8। 8 को कैसे लिखोगे, 2,6 लिखा ना, 2,6, इसका मतलब तो ये हुआ ना, देखो 2 और 5, जो माइनस चार्ज लिखा था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो बना लास्ट में जाके। तो यहां पे भी मैं यही बोल रहा हूं, एजाइड आयन में माइनस चार्ज लगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बनेगा, तो +1 और कर दो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 16। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 हो गए। इलेक्ट्रॉन चाहे रिमूव हो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है हमेशा, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, आउटर मोस्ट सेल में आएगा, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनने वाला है। बात समझ में आ गई। ये हो गई अपनी बात सारी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, सारी बात क्लियर। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की बात क्लियर हो गई। चले अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि मास ऑफ प्रोटॉन मैंने कर दिया 1/2, हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is twice, 2 times of twice या 2 times of original value। ठीक है, then percentage change in mass number of oxygen 816, ऐसा पूछा गया। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। मास नंबर, एटॉमिक मास में क्या चेंज होगा, मास नंबर को अपन जनरली एटॉमिक मास भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, मास नंबर को ही जनरली अपन क्या कंसीडर करते हैं, एटॉमिक मास भी। ठीक है, तो मेरे से ये पूछा गया परसेंटेज चेंज क्या होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो उनको करने का एक ही तरीका है, पहले आप उसके अंदर क्या करो, ये ऑक्सीजन 816 दे रखा है, आप इसमें क्या करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, प्रोटॉन कितना है, 8, और न्यूट्रॉन कितना है, 8। ठीक है, पहले इसका मास नंबर क्या था, 16। पहले इसका मास नंबर क्या था, 16। चलो एक बात बताओ, मास नंबर में किसको ऐड करता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन को तो ऐड करते ही नहीं है। अगर अब उसका मास अगर डबल भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद करो जब मैंने मास लिखाया था तो वो मास इतना कम है इलेक्ट्रॉन का, अगर उसे डबल भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का मास बोले डबल हो गया, 10 टाइम्स हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको चेक ही नहीं करना। आप तो एक काम करो, प्रोटॉन का मास चेक करो। प्रोटॉन का मास हो गया इस बार कितना, डबल, सॉरी हाफ। तो अब प्रोटॉन का मास कितना हो गया, 8 × 1/2 = 4, ये लो 4 हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन के साथ मैंने कोई छेड़खानी की नहीं, तो ये हो गया 8। अब मेरे से अगर पूछा जाए मास नंबर क्या हुआ, न्यू, तो मैं बोलूंगा 8 + 4 = 12। पहले कितना था, 16, डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, परसेंटेज डिक्रीज इन मास नंबर। बेटा ये डाउन एरो है ना, रॉकेट नहीं है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन मास नंबर इज इक्वल टू कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 16 से 12,
4 का, ओरिजिनल कितना था 16 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25% जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। 25% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? चले आगे, आगे देखो। नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रॉब्लम, मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज 137, मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज 137, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is 44.6% more than proton, then write the symbol of element। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि किसी एलिमेंट का मास नंबर 137 है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 44.6% मोर देन प्रोटॉन, देन राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल क्या होगा एलिमेंट का, आपको ये बताना है। सुनना बात को ढंग से। फर्स्ट ऑफ थिंग आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब सुनना बात को ढंग से, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि एक नंबर है जो 80 से 50% ज्यादा है, 80 से 50% मोर देन है, तो मैं क्या करूंगा, वो नंबर जो होगा वो ऐसा होना चाहिए। फिर तो 80 से अगर 50% ज्यादा है तो ऐसा लिखा जाएगा 80 प्लस, ज्यादा है ना, मोर दे रहे हैं। अगर लेस देन बोलता तो मैं माइनस कर देता, तो 80 प्लस, फिर क्या करो 80 से कितना परसेंटेज ज्यादा है 50, तो 80 का 50% कैलकुलेट कर लो, बस ये नंबर होता है। इसमें यही क्वेश्चन में ये सब कुछ मैं यही लगाने वाला हूं। मैंने बोला था एक नंबर है 80 से 50% ज्यादा, तो मैंने कहा 80 से 50% ज्यादा है तो 80 का पहले 50% कैलकुलेट करो और वो 80 में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो ये मैंने रखा 80 और 80 में मैंने उसका 50% ऐड कर दिया, और अगर ये ऐड करूंगा तो ये आएगा 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 120, ये बनने वाला है ना। यही टेक्निक यहां पे काम आएगी। ठीक है, देखो समझो बात को, मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। आपको क्या दे रखा, मास नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 137, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई बेटा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने हो गए 137। आगे बात करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 44.6% ऑफ प्रोटॉन मोर देन है, तो ये हो गया प्रोटॉन, जो वहां पे 80 था इस बार प्रोटॉन है, प्लस प्रोटॉन का कितना परसेंटेज होना चाहिए 44.6%, तो ये डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखें, ये P प्लस, ये प्रोटॉन का सिंबल है बेटा, P मान लो आप इसको, नॉर्मली कंफ्यूजन नहीं हो, है ना, ये P मान लिया मैंने। हाँ कैलकुलेट करो, देखिए P प्लस 0.446 P हो जाएगा, तो क्या हो गया 1.446 P हो जाएगा, हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन। इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर दो बेटा, यहाँ पे अगर पुट करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जगह 1.446 P प्लस P इज इक्वल टू 137, ये 1.446 P प्लस P कितना हो जाएगा 2.446 P इज इक्वल टू 137, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 137 डिवाइड बाई 2.446 करोगे तो अप्रोक्सीमेट जो बनेगा वो कितना बनेगा 56। अब मैंने प्रोटॉन को ही क्यों टारगेट किया, अगर किसी का भी अगर सिंबल लिखना है तो मास नंबर तो दे दिया ना इसने, इसका मतलब ए तो दे दिया, अपन को क्या चाहिए जेड, और जेड किससे आता है प्रोटॉन से आता है, तो प्रोटॉन चाहिए अपन को, तो इसलिए मैंने प्रोटॉन को टारगेट किया था, ये आ गया प्रोटॉन 56। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट जो होगा वो X56 137, बोलो आया ना, आएगा ना, ये बोलो फटाफट, ये आएगा X56 137। ठीक है बात, चले आगे,
इसी टाइप का क्वेश्चन और कैसे आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर ऐसा बोला जाए मास नंबर ऑफ स्पीसीज विथ 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल नहीं है इस बार, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज 56, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is 25% more than electron. Write the symbol of species. आपको उस स्पीसीज का सिंबल बताना है, क्या आएगा? सिंबल ऑफ स्पीसीज आपको ये बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं इस बार जो है वो ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको, कि मतलब सोचने का तरीका सिखाऊंगा। ये तो आपको सिस्टमेटिक मेथड से करने का तरीका सिखाया था, इस बार सोचने का तरीका बताता हूं। आना तो ऑब्जेक्टिव ही है ना। ये लो x 24 56, ये लो x 28 56, नेक्स्ट x 26 56, ठीक है, नेक्स्ट x 30 56, ये हो गए। मैं ऑप्शन से 1 सेकंड में करके बता दूंगा आपको, पहले मेथड समझ ले फिर ऑप्शन देखना, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे थे, अभी देख लेंगे बाद में। आओ पहले तो आप मेथड देखते हैं। मेथड में वही 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका मतलब कोई स्पीसीज ऐसे होगी, ये सब पे +2 लगा दो, +2 लगा दो, +2 लगा दो। स्पीसीज का सिंबल पूछा है, ये लो +2 लग गया। इसका मतलब कोई स्पीसीज है x +2, तो मैंने बोला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना होगा? 56। ये लो, मेरे से पूछा गया इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस कितना होगा? चार्ज, चार्ज कितना है? +2, तो प्रोटॉन -2 हो गया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। अब आगे क्या पूछा गया? आगे क्या बोला गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये लो N0, इलेक्ट्रॉन से 25% मोर है, ये इलेक्ट्रॉन है ये वाला P-2, तो मैं लिख रहा हूं पहली बार में ऐसे E प्लस E का 25%, तो 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। तो इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने लिख दिया P-2, P-2 इंटू 1/4, ये आ गया। इसको सॉल्व करो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू P-2 प्लस P/4 माइनस का 1/2, क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, ये हो गया कितना? 5P/4 माइनस का कितना हो गया? 5/2, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। ये यहां पे ले जाके पुट कर दो, ये यहां पे पुट करोगे, अगर ये यहां पे पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में अगर पुट करोगे 5P/4 माइनस 5/2 प्लस P इज इक्वल टू कितना? 56। करो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 9P/4 है ना, इज इक्वल टू 58.5। 9P इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 58 का डबल कितना? 58 का डबल ये हो जाएगा 234। 234 P इज इक्वल टू 234 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा कितना? 26। प्रोटॉन आ गया 26। अब तो सिंबल लिख ही सकता हूं 26 56 प्लस 2। लेंथी प्रोसेस हो गया। मेरे को तो नीट में क्वेश्चन जब भी आता है तो 45 क्वेश्चन करने होते हैं केमिस्ट्री के। टाइम अगर आप 45 मिनट का स्लॉट देते हो तो 1 मिनट में होना चाहिए था, ये तो लंबा हो गया। मेथड यही है। अब सुने बात को ढंग से, मैं अब कर रहा हूं, ऑप्शन है, मेथड से तो समझ में आ ही गया ऐसे करना है। अब देखो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 56 24 x + 2, यही बात है। कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि प्रोटॉन 1.5 आ गया नंबर में, 2.5 आ गया। 2.5 मोल आ सकता है, आगे बताएंगे, लेकिन कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1.5 नहीं आएगा, 1.25 नहीं आएगा, 1.4 नहीं आएगा, इंटीजर में होगा, है ना। अब समझे बात को। अगर 25 प्रोटॉन है इसके अंदर तो 25 प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 22, और 22 का 25% 1/4 होता है। 22 का 25% 1/4 होता है, तो 22 का 1/4 करोगे तो 5.5 आएगा। ये न्यूट्रॉन जो होंगे 22 प्लस 5.5, अरे थोड़ी ना काम चलेगा, इंटीजर नहीं आ रहा है, 27.5 आया तो नहीं होगा, ये गया। ये 28 है,
जब ये अगर 28 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 26 आएगा, बोलो हाँ या ना, 26 आएगा ना। यहां से देखो ये प्रोटॉन माइनस चार्ज 26 आएगा, 26 का 1/4 करो वापस, तो 1/4 करते 6.5 आ गया, नहीं चलेगा काम। ये लो 26 है, 26 में इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होगा 24, 26 प्लस 2 है तो इसका मतलब 26 माइनस चार्ज प्लस का 2 किया तो 24 का 1/4 6 होता है, हुआ तो सही। तो 24 प्लस 6 कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो 30 आए 30। अब यहां से चेक करो 30 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहां से चेक करो बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा है। 56 माइनस 26 30 आ रहा है, मैच कर गया, ये लो आंसर हो गया, आ गया आंसर। ठीक है, यहां पे चेक करो, सोचा कि ये भी तो हो सकता, सी ऑप्शन ये होता तो सी ऑप्शन अगर ये होता तो 30 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 28, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 28, इलेक्ट्रॉन 28 का 1/4 7, तो 28 प्लस 7 कितने होने चाहिए 35 आने चाहिए, 35 अपने अकॉर्डिंग। अब 35 यहां चेक करो, यहां चेक करो, यहां चेक करो, कितना आएगा 26, क्या बैठेगा क्या काम, नहीं, तो ये भी नहीं हुआ, आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन सी आंसर हो गया। समझ में आ गई बात इस टाइप के क्वेश्चन करने की। चलो आगे देखो, चलो आगे देखो, ये सारी बात हो गई बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड कैलकुलेशन की थी। ठीक है, चलो अब आगे अपन बात करते हैं। अब अपन आगे बात कर रहे हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करके, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, सबसे फर्स्ट आइसोटोप। आइसोटोप वर्ड यूज आते रहेंगे बार बार, इसलिए मैं लिखवा देता हूं सबसे पहले इनको भी साथ में। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप का मतलब ये होता है बेटा, शॉर्ट में डेफिनेशन की बात करेंगे, पढ़ चुके हो आप, है ना। आइसोटोप्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, उसी को अपन क्या बोलेंगे आइसोटोप। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा तो उस कंडीशन में एक बात याद करो, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है तो इसका मतलब वो एलिमेंट ही एक ही हुआ, एलिमेंट वही तो हुआ, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम, the different different atoms of one element having same number of proton but different number of neutron is known as isotopes। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो डिफरेंट हो, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे आइसोटोप बोलेंगे। अब एग्जांपल समझो, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 आइसोटोप्स है, 1H1, 1H2 एंड 1H3। इसका नाम प्रोटियम है, इसका नाम ड्यूटेरियम है और इसका नाम ट्रिटियम है। बेटा इसके बारे में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मतलब क्या, जो रेडिएशन एमिट करता है उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है। अगर ये रेडियो एक्टिव है तो इसकी हाफ लाइफ टाइम जो होती है वो 12.3 ईयर्स होती है, ये भी ध्यान रखें, इनऑर्गेनिक में आया हाइड्रोजन वाले टॉपिक में, हाफ लाइफ टाइम 12.3 ईयर्स होती है। हाँ, बात करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके अंदर प्रोटॉन 1Z, प्रोटॉन 1Z, प्रोटॉन 1Z, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2। आगे बात समझ में, ये आ गया। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। हाँ, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन, पूरी केमिस्ट्री का एक अकेला ऐसा आइसोटोप है प्रोटियम, पूरी केमिस्ट्री का एक अकेला ऐसा आइसोटोप है प्रोटियम जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं
जीरो, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अदरवाइज कोई भी आप एलिमेंट, कोई भी अगर आप आइसोटोप उठाओगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी भी जीरो नहीं होगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है ऐसे कि बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो होता है, तो वो कौन सा होगा, प्रोटियम होगा। बात क्लियर सारी। चलो ये तो फर्स्ट हो गया आइसोटोप। सेकंड नंबर, आइसोटोप के बाद में आइसोबार। आइसोबार, ठीक है। आइसोबार का मतलब क्या, आइसोबार सेम मास नंबर, या मास नंबर बोलूं, मास नंबर सेम होना चाहिए, बस बेसिक डेफिनेशन ये बेटा आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जांपल देखो, एटॉमिक नंबर बिल्कुल डिफरेंट होगा बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा, मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको दिया गया आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040, और फिर पूछा गया कि बताओ ये क्या होगा। जब भी आपको चेक करना हो ना तो फर्स्ट डेफिनेशन से चेक करते जाओ, आइसोटोप वाली से। सबसे पहले आइसोटोप लिखा है, आइसोटोप कब होगा, जब ये सेम हो। क्या ये सेम है, क्या नहीं। अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब क्या होगा, अगला चेक करो। अगला अभी तक कौन लिखा है, आइसोबार। आइसोबार में क्या चेक करना है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, ए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये देखो ए 40-40 सेम, इसका मतलब क्या हो गया, आइसोबार। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, प्रोटॉन चेक करता हूं, न्यूट्रॉन चेक करता हूं, अगर वहां पूछ ले जाए तो, है ना। प्रोटॉन कितना आएंगे 18, यहां कितना आएंगे 20, न्यूट्रॉन कितने 22, 40 माइनस 20 20। अगर आपसे पूछे आइसोबार के अंदर प्रोटॉन सेम होता है, नहीं होता, देख लो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, नहीं होता है, देख लो। अगर ऐसा पूछे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम जो है वो सेम रहता है, तो ये देख लो 40 और ये भी 40, ये बात तो सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो आगे थर्ड नंबर डेफिनेशन। थर्ड नंबर है आइसोटोन। आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहे, सेम रहे। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस जेड से। ए माइनस जेड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, अगर आपको एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला, चलो फर्स्ट वाले से डेफिनेशन से चेक करना स्टार्ट करो। आइसोटोप होगा क्या, आइसोटोप होगा तो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं है, बोलो है या नहीं, नहीं। अगला पॉइंट, आइसोबार होगा तो ए सेम होगा, ए सेम है क्या, नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, 23 माइनस 11 12, 24 माइनस 12 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो क्या होगा, आइसोटोन। बात क्लियर। चलो अगला फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, ये फेमस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज ये फेमस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही सामने दिख रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे करते हैं ये अपन पहले सीख चुके हैं, कैसे, प्रोटॉन माइनस चार्ज से। तो देखो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहना चाहिए। मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ये नाइट्रोजन 7 माइनस 3, ठीक है, ये ऑक्सीजन 8 माइनस 2, ये सोडियम 11 प्लस 1, ये मैग्नीशियम 12 प्लस 2, एक बीच में और लिख देता हूं, ये ऑक्सीजन 8 माइनस 2, ये फ्लोरीन 9 माइनस। मेरे से पूछा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है या नहीं है, मैंने कहा पहले से देखना स्टार्ट करो आप। तो आइसोटॉप 7 8 9 11 12 नहीं होगा, ठीक है। आइसोबार, इसका 14, इसका 16, इसका 19, इसका 23, इसका 24 नहीं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 8 10 12 12, सब में तो सेम नहीं है। चलो आगे बात करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन चेक करो। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज। प्रोटॉन कितने 7 माइनस चार्ज माइनस का 3, 8 माइनस माइनस का 2, 9 माइनस माइनस का 1, 11 माइनस प्लस का 1, 12 माइनस प्लस का 2, ये आ गया।
ठीक है बात। चलो 7 माइनस माइनस 10 10 10 10 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होगी। यहां तक बात क्लियर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। सिमिलर वे में ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, S16 माइनस 2, ठीक है, Cl17 माइनस आर्गन 18, पोटेशियम 19 प्लस एंड कैल्शियम 20 प्लस 2, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। ठीक है, लास्ट एक डेफिनेशन और देख लो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का लास्ट पार्ट एक और देख लो, 5th नंबर की डेफिनेशन, आइसोडायाफर। आइसोडायाफर, आइसोडायाफर किसको बोलते हैं, क्या डेफिनेशन होगी, आइसोडायाफर डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। ठीक है, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैंने एक एग्जांपल लिया, सोडियम 1123 एंड एल्यूमिनियम 1327, ये ले लिया। ठीक है, अब समझे बात को जल्दी से। मैंने सोचा, मैंने बोला ना आपको सोचना तो फर्स्ट वाले पॉइंट से, सबसे पहले सोचा आइसोटॉप होगा क्या, नहीं, आइसोटॉप तो नहीं है। अगला सोचा कि आइसोबार, नहीं है। अगला सोचो आइसोटोन 23 माइनस 11 12, इधर 14 नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ही नहीं, तो 11 और 13 ही होंगे। अब बारी आई आइसो डायाफर की, अपना बारी आ गई आइसो डायाफर की। तो आइसो डायाफर की बारी अगर जब आई तो मैंने क्या किया, मेरे को न्यूट्रॉन अलग से कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस चेक करना है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन काम करो जल्दी से, प्रोटॉन लिख दो 11, ये 13, 23 माइनस 11 12, 27 माइनस 13 14, 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1। ये देखो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, देख लो आ गया सेम। कोई जरूरी नहीं आइसोडायाफर की डेफिनेशन ऐसी भूली जाए, क्या डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वहां पे आपको ऐसे लिख देगा a माइनस जेड सेम है क्या, 2a माइनस जेड सेम है क्या। तो देखो न्यूट्रॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूट्रॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस जेड, प्रोटॉन की जगह क्या लिख सकता हूं, z। तो डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू a माइनस 2z, ये सेम होना चाहिए। देखो a माइनस 2z, 23 माइनस 2 करो इसका 22, 23 माइनस 22 1 हो गया सीधे। 2z कितना होगा 26, 27 माइनस 26 1 आ जाएगा। हो गई पांचों इंपोर्टेंट डेफिनेशन। ये 5 इंपोर्टेंट डेफिनेशन हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट और कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बेसिस पे ये पांचों डेफिनेशन बन गई है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब चलो आगे बात करते हैं अपन एटम एंड मॉलिक्यूल। इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी बेसिक आइडेंटिफाई कैसे करूंगा। डेफिनेशन तो मेरे को याद है, ठीक है ना, 9th में भी पढ़ी, अपन 11th में भी पढ़ लिया, 12th में भी पढ़ लिया, वापस भी पढ़ लिया, लेकिन मेरे को आइडेंटिफाई नहीं करना आता है कि CO2 एटम है या मॉलिक्यूल, तो फिर काम नहीं आएगा, है ना। तो मैं पहले आपको आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं एटम और मॉलिक्यूल क्या है। बेसिक डेफिनेशन की बाद में बात करेंगे अपन। एटम क्या है, तो मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, एटम इज सिंगल स्पीसीज। जो अकेला है ना सिंगल स्पीसीज, उसी को अपन एटम बोलते हैं, सिंगल स्पीसीज। अच्छा, एग्जिस्ट करना चाहिए किसमें, एग्जिस्ट इन पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल में भी एग्जिस्ट करे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एटम है, मतलब वो एटम आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं।
सेकेंड नंबर, गैस एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल फॉर्म। कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी गैस? मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ये बेटा इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आप बोलोगे नहीं सर ये तो आप गलत लिखवा रहे हो, गलत नहीं है, आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ये, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हाँ इनर्ट गैस के बारे में तो सोचना भी मत अभी, उसके बारे में अपन अलग से बाद में बात करने वाले हैं। इनर्ट गैस के बारे में नहीं सोचे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मेरे को आइडेंटिफाई करने का बोले, एच है, अकेला है पहली बात। सेकेंड नंबर ये सोचो, पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, करता है तो एटम है। O2 बोल दिया, ग्रुप ऑफ एटम है, फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड नंबर, O2 होता है क्या पीरियोडिक टेबल में? नहीं होता है, नहीं होता है इसका मतलब मॉलिक्यूल है फिर तो ये। इनर्ट गैस की बात नहीं करनी है अभी, बाद में बात करेंगे। एफ ही दे दिया। अब आपको लग रहा है कि ये ग्रुप ऑफ एटम है, एक एफ है एक ई है ना, एफ और ई एक साथ है, एफ और ई। एफ और ई सिंबल मिलता है किसका? आयरन का, फेरस, एफ ई हो गया। अगर एफ ई है पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट भी करता है, एटम है। ऐसे नहीं देखना कि दो आ गए तो एफ और ई दो अलग अलग हो गए ना, एफ और ई, ठीक है बात। आगे सोचो, CO2 दे दिया न, देखो कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के दो एटम है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स का क्या बना हुआ है? ग्रुप बना हुआ है, तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। सिमिलर वे में कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया CaCO3, ये भी क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। बात क्लियर? एटम मॉलिक्यूल की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो जल्दी से। एटम मॉलिक्यूल की बात क्लियर, आइडेंटिफाई कर लोगे ना। इनर्ट गैस के बारे में नहीं सोचना है, मतलब नहीं सोचना, बाद में बताऊंगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। ये सिंगल स्पीसीज एटम एग्जिस्ट इन पीरियोडिक टेबल, मॉलिक्यूल क्या? ग्रुप ऑफ एटम्स, गैस एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म हमेशा। अब मैंने बोलता हूं ऑक्सीजन गैस है, मैंने बोला ऑक्सीजन गैस, ओ नहीं सोचे, अब लिखवा दिया गया गैस है तो कौन सी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगी? O2। यही गलती होती है अपन से। नाइट्रोजन गैस आता है, अपन बोल देते N है, अरे N नहीं है, वो मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल क्या होता है? N2 के फॉर्मेट में। बात क्लियर सारी यहां तक? चलो अगली बात देखो, एटम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो एटम का मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एग्जैक्ट डेफिनेशन कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में जब AMU पढ़ाया जाएगा उस समय बताई जाएगी एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है। अभी तो मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो अपन सिंपल सा बोलते हैं मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम इज एटॉमिक मास। मास ऑफ द एटम इज एटॉमिक मास। चलो कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं, कुछ एटम लिख रहा हूं, उनके एटॉमिक मास लिख रहा हूं, उनके एटॉमिक मास लिख रहा हूं। याद रखना है क्या सर? देखो याद रह जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मॉड्यूल वगैरह के क्वेश्चन करोगे तो बार बार या तो वो टेबल सामने लेके बैठो कि एटॉमिक मास मैंने याद किए, वो टेबल लेके बैठो, ठीक है। हाँ एग्जाम में 100% दे रखा होगा, ठीक है। याद रख लोगे तो ये रहेगा, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। नहीं तो फर्स्ट पेज में दे रखा होता तो फिर बार बार उसको पलटना पड़ता है, उसमें अगर कंसंट्रेशन अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इधर उधर हुई तो गलत कर जाओगे एग्जाम में भी। इसलिए क्या रहे, याद रहे तो अच्छी बात है। कि सारे याद करने नहीं, जो जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में काम आने वाले मैं उनको लिखा रहा हूं। सर आपको सारे याद है, मेरे को भी याद नहीं है, जो सारे काम आते हैं ना उनको याद रखता हूं, और जैसे कभी यूज में आ जाएगा तो मैं खुद बता दूंगा कि इसका एटॉमिक मास क्या है। समझ में आई बात? चलो, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, हीलियम एटॉमिक मास 4, लिथियम एटॉमिक मास 7, बेरिलियम एटॉमिक मास 9, बोरॉन एटॉमिक मास 11, कार्बन एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, ठीक है, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27। ये तो हो गया एटॉमिक मास। और देखो फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, ठीक है, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, आयरन 56, ठीक है। आयरन के बाद में अगर अपन बात करें कॉपर 63.5, ब्रोमीन 80, सिल्वर 108, आयोडीन 127, बेरियम
137, मरकरी 200 एंड लेड 207। अब आप बोलोगे सर यूनिट तो नहीं लिखी, यूनिट क्या लिखनी है इनकी? अरे यूनिट तो मैं तब लिखवाऊंगा ना जब एटॉमिक मास यूनिट पढ़ाऊंगा आपको। एटॉमिक मास यूनिट पढ़ेंगे उसके बाद यूनिट लिखेंगे। मैं आपको बता दूंगा, देखो कि वहां पे तो 1 लिखा था, तो 1 के पीछे क्या लिखना है तुम लोगों को, है ना? ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि 1 AMU है या 1 ग्राम है। अभी तो बस नंबर ध्यान रखो, 1479 इस टाइप से, ठीक है? आगे देखो, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ molecular mass is the sum of atomic masses of atom। जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम जो होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। जैसे अगर मेरे को CO2 है, पहले तो चेक करो मॉलिक्यूल है क्या? बिल्कुल मॉलिक्यूल है। इस CO2 का मॉलिक्यूलर मास चेक करना है, मैं क्या एटॉमिक मास का सम कर दो। देखो 1 कार्बन एटम, ये लो अलग से स्प्लिट करके लिख दिया। 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 2 इंटू ऑक्सीजन एटम, ये हो गया। बोलो एक कार्बन एटम का मास कितना? 12, ये लो 12 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम का कितना? 16। 12 प्लस 16 32 इज इक्वल टू 44, ये आ गया। ठीक है बात, ये आ गया CO2। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, NH2CO NH2 यूरिया, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, C12H22O11 सुक्रोज, ये दे दिया। और एक लास्ट लिखता हूं K4FeCl6। आपको कैलकुलेट करना है, वीडियो को पॉज करके और मैं आंसर लिख रहा हूं, जल्दी से देख लेना, है ना? कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मेरे को चेक करना है तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट का सीधा ऐसा बोल दूं क्या? कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस कार्बन के एक एटम के 12 प्लस 3 इंटू 16, कैलकुलेट कर लो 100 आ जाएगा। यूरिया का, नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2, तो 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन कितने? 4 इंटू 1 प्लस कार्बन कितना? 12, ऑक्सीजन कितना? 16, ऐड कर दो सबको 60 आएगा। एक बेटा ध्यान रखिए यूरिया का IUPAC नेमिंग, यूरिया का IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग अगर आप पढ़ चुके हो तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके और चेक करें कि इसका IUPAC नेमिंग क्या है, फिर सोचो कि क्या आएगा और चेक करना कि ये है क्या, आप सही जान रहे हो या गलत जान रहे हो। इसके अंदर अमाइड ग्रुप है CONH2, तो इसका नाम हो जाएगा अमीनो मिथेनेमाइड, अमीनो मिथेनेमाइड, ठीक है बात। C6H12O6 ग्लूकोज है, चेक कर लेना 180, सुक्रोज है 342, K4FeCl6 है, पोटेशियम, तो बेटा एटॉमिक मास का सम है 4 इंटू 39 प्लस Fe कितना हो गया? 56 प्लस ये होल 6 लिखा हुआ तो 6, और इस ब्रैकेट का मास कैलकुलेट कर लो। कार्बन एंड नाइट्रोजन का मास C प्लस N, 12 प्लस 14 हो गया 26, और इन सबको ऐड करोगे तो इसका मास आ जाएगा 268। मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 268। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है बात। एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। आगे चेक, चलो चलो नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास की, ठीक है। अब सुनो, सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग इसको रिक्वायर्ड क्यों हुआ, क्यों जरूरी हुआ कि एवरेज एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा? तो उसका रीजन देखो,
अगर मैंने सोच रहा था मास नंबर जो होगा वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होगा, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जब सम होने वाला है तो वो तो इंटीजर प्लस इंटीजर को ऐड करूंगा तो इंटीजर ही आंसर आएगा। तो क्लोरीन का सोचा कि आएगा क्या, तो सोचा या तो 35 आएगा या 36 आएगा, आया क्या 35.5। दिमाग में बत्ती जली कि 35.5 कैसे आ गया। तो देखो कैसे आता है, एवरेज एटॉमिक मास, कोई भी एटम जो होता है या कोई भी एलिमेंट जो होता है वो नेचर में आइसोटोप के फॉर्म में मिलता है। कौन सी फॉर्म में मिलेगा, आइसोटोप के फॉर्म में। तो एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड फॉर आइसोटोप। फर्स्ट ऑफ थिंग तो ये ध्यान रखनी है, किसके लिए डिफाइन होगा, डिफाइन फॉर आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होता है वो अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिकली फंडा दे रहा हूं, एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है। बेटा एवरेज बेसिकली किससे कैलकुलेट करते हो, मैथ्स का पॉइंट है, केमिस्ट्री तो यहां लगनी नहीं है। केमिस्ट्री तो एक बस एटॉमिक मास की लगी है, अदरवाइज एवरेज तो वर्ड कहां से आया है, मैथ्स का है और 9th और 10th का ही है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप ऐसे सोचे नहीं, डरे नहीं कि अरे यार मैथ्स का बोल रहे हो, तो मैथ्स का तो अपन को आती नहीं, अपन तो बायो के स्टूडेंट है ना। 9th या 10th की में से एवरेज लगाना आना चाहिए। मैं देखो एक एग्जांपल देता हूं, एक पेन है, ठीक है, एक सपोज कर लो ये पेन मेरे हाथ में ही मार्कर है, एक तो है ब्लैक और एक है रेड। ये मोटा सा दिख रहा है इसलिए 20 रुपए का आता है, और ये छोटा दिख रहा है इसलिए 10 रुपए का आता है। मैंने एक ये लिया, एक ये लिया, ये क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी 1 और 1, ठीक है बा, क्वांटिटी 1 1 रखी। अब मैंने ये दो खरीद के लेके गया, और एक 20 रुपए का एक 10 रुपए का, तो 30 रुपए लग गए। अब मैंने लाके तुम्हें दिखाया कि ये देखो मैं दो पेन लेके आया हूं, 30 रुपए में लेके आया, तो आप क्या सोचोगे, 30 रुपए में दो पेन है ना, इसका मतलब 15-15 रुपए आए होंगे, इसका मतलब कितने कितने रुपए लगे होंगे, 15-15 रुपए लगे होंगे। यही तो बात हुई, 15-15 लगे। अब आपको थोड़ी ना मालूम है कि एक 20 का भी है, एक 10 का भी है, हो सकता है एक 25 का हो जाता, एक 5 का हो जाता, ठीक है। वो तो एवरेज आपने कहा 15 रुपए, तो बात तो सही है, दो पेन 30 रुपए में आए, तो इसका मतलब आपने एक पेन की प्राइस बोली 15 रुपए, तो एवरेज डिनोट या एवरेज रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ सिंगल यूनिट। एवरेज किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राइस ऑफ सिंगल यूनिट। तो सिंगल यूनिट की प्राइस आपने बोली 15 रुपए, ये तो बात सही है ना। तो एवरेज कैलकुलेट कैसे किया आपने, आपने तो सिंपल सा ये बोला, ये 20 हो गया, ये प्लस 10 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये कितना आ गया 15 आ गया, देखो ठीक है बात। चल मैंने कहा मैंने क्वांटिटी 10-10 कर दी, अब बताओ एवरेज कितना आएगा। मैंने क्वांटिटी कितनी कर दी, 10-10 कर दी, अब बताओ एवरेज कितना आएगा। कैलकुलेशन किया फटाफट, ये बताओ क्या आएगा। सर अभी तो सोचना पड़ेगा, सुनना बात, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। एवरेज जो है ना, एवरेज जो है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखे, एवरेज मिनिमम वैल्यू से कभी मिनिमम नहीं आएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम नहीं जा सकता है। जो मिनिमम वैल्यू उससे कम नहीं आएगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू उससे ज्यादा नहीं आएगा। जैसे सपोज करो आपने एवरेज कैलकुलेट कर लिया और मान लो 40 रुपए एवरेज आ गया, तो बेटा जब पेन ही एक 10 रुपए का था, एक 20 रुपए का था, और तुम बोल रहे हो एवरेज 40 है, इसका मतलब आप 40 रुपए देख के आए, तो इसका मतलब तो अपन पागल बन गए ना, मम्मी मारेगी, और है ना कि 10 रुपए और 20 रुपए के पेन थे, 40 रुपए देख के आ गया। और अगर बाई चांस मान लो तुमने बोला कि एवरेज 5 रुपए ही आ रहा है, तो 5 रुपए आ रहा है, इसका मतलब 10 रुपए वाला पेन या 20 रुपए वाला पेन 5 रुपए में लेके आ गया, तो बेचारा दुकानदार थोड़े दिनों के अंदर जो है वो कंगाल नहीं हो जाएगा, उसका दाबन नहीं उड़ जाएगा, है ना। उठाना थोड़ी ना अपन को, तो अपन को एवरेज सोच समझ के बोलना है। एवरेज मिनिमम वैल्यू से मिनिमम नहीं आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं आएगा, आएगा उनके बीच में, आएगा उनके बीच में। मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, अगर क्वांटिटी सेम होगी, क्वांटिटी सेम होगी तो एवरेज मिड पॉइंट आएगा। कैसा पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट आएगा एवरेज। अगर क्वांटिटी सेम है तो एवरेज कैसा आएगा, मिड पॉइंट आएगा। क्वांटिटी मैंने 1-1 रखी, तो 20 और 10 का मिड पॉइंट बोलो 15, 15। अगर मैंने क्वांटिटी 10-10 रखी, तो भी बेटा अभी भी एवरेज कितना आएगा, मिड पॉइंट ही आएगा। और मिड पॉइंट कितना हो गया, 10 और 20 का 15 हो गया। 10 और 20 का मिड पॉइंट कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है बात। अब सुने बात को आगे, एवरेज हो गया 15। अब अपन बात करते हैं कि आगे और क्या लॉजिक है। मैंने क्या किया, वही 20 रुपए वाला क्वांटिटी चेंज की इस बार, और क्वांटिटी करके मैंने कर दी इसका 1 रुपए, इसका 2 रुपए, सॉरी क्वांटिटी 20 रुपए वाली की 1 और 10 रुपीज वाली की 2 कर दी। एवरेज तो आपने कहा फटाफट कैलकुलेट करो,
20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 40 डिवाइड बाई 3 13.3 आया सर। ठीक है बात 13.3 आया। 13.3 जो है वो 10 के क्लोज है या 20 के क्लोज है? ये 10 है ये 20 है, ये इनका मिड पॉइंट होता है, तो 13 तो कहीं पे यहां पे है ना, तो इसका मतलब 13 जो है वो 10 के नियरेस्ट है। तो मेरा लॉजिक क्या बोल रहा है कि अगर आप क्वांटिटी जिसकी ज्यादा रखोगे, क्वांटिटी बोलो परसेंटेज बोलो, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा एवरेज हमेशा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 10 वाले की क्वांटिटी ज्यादा थी, 10 वाले का परसेंटेज ज्यादा था, तो एवरेज देखो मिड पॉइंट से इधर शिफ्ट हो गया 10 की साइड में। हुआ 10 की साइड में शिफ्ट। यही अगर मैं क्वांटिटी इसको 2 कर दूं, इसको 1 कर दूं, तो अब एवरेज आएगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा, और अब पॉइंट यहां पे आ गया। तो जैसे ही मैंने 20 वाले की क्वांटिटी बढ़ाई तो एवरेज उधर शिफ्ट हो गया। तो एवरेज जो होगा जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा एवरेज हमेशा मिड पॉइंट से उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब मेरे को बाई चांस सपोज करो 4 ऑप्शन ही ऐसे मिल जाते कि ब्लैक वाला 2 पेन है, रेड वाला 1 पेन है, बताओ एवरेज कितना आएगा? एक 15 दे रखा होता, एक दे रखा होता 20, एक दे रखा होता 10 और 15 के बीच में, एक दे रखा होता 15 और 20 के बीच में। मैं सीधा टिक कर देता 15 और 20 के बीच में आएगा, बात खत्म। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताए। तो लॉजिकल बात क्या, एवरेज मिनिमम वैल्यू से मिनिमम नहीं आएगा, मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम नहीं आएगा। सेकंड, अगर क्वांटिटी बराबर है एवरेज मिड पॉइंट आएगा। थर्ड नंबर पॉइंट, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा एवरेज हमेशा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात क्लियर? चलो अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन किसके लिए डिफाइन होगा, डिफाइन किसके लिए होगा? आइसोटोप के लिए। चलो अगला पॉइंट, कैलकुलेट कैसे करोगे? सपोज करो एक एलिमेंट है, एलिमेंट है एक्स, इसके 2 आइसोटोप है x1 एंड x2, इनके मास नंबर बोलो वो है W1 W2, ठीक है? या एक एलिमेंट जो है वो P ले लो, P1 P2 ले लो, ठीक है? इनका परसेंटेज इन नेचर जो होगा या एबंडेंस इन नेचर जो होगा वो x1 परसेंटेज है, ये x2 है। बेटा जरूरी नहीं हो इसके बारे में दे रखा हो, ये अगर x1 दे रखा होगा तो ये 100 माइनस x1 भी हो जाएगा, है ना? तो x1 प्लस x2 मिलके भी क्या होने वाला है? 100। आपसे पूछे एवरेज क्या होगा, तो आप बोलोगे एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू ये देखो कितना था 20 रुपए, ये कितने थे 10 रुपए, ये क्वांटिटी थी 1 1 या 2 1, उससे कंपेयर करते हुए चलो। तो आपने क्या किया था W1 x1 प्लस W2 x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2, बोलो हाँ या ना? आएगा ये x1 बाई x1 प्लस x2 से डिवाइड, ये आ गया एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना। ठीक है बात? एग्जांपल समझो, मैंने बोला क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, कौन कौन से? Cl35 और Cl37। मैंने बोले क्लोरीन के 2 आइसोटोप है 35 37। अगर ये 35 37 है, ये परसेंटेज इन नेचर 75% मिलता है, ये 25% मिलता है, बताओ एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? अगर ये पूछा जाए मेरे से कि एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा, तो मेरा पहला आंसर यही होगा कि ये 75 है, ये 25 है। अगर ये दोनों 50-50 होते तो 35 37 का मिड पॉइंट क्या? 36 आता। सही बात है 36, लेकिन बराबर नहीं है। परसेंटेज ज्यादा किसका है? 35 का। अगर परसेंटेज 35 वाले का ज्यादा है तो एवरेज 36 से शिफ्ट होके किधर जाना स्टार्ट करेगा? 35 की तरफ। इसका मतलब एवरेज क्या आएगा? 35 और 36 के बीच में आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा तो टिक हो जाएगा सीधा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, मेथड से करना है तो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो कितना हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। इसे आप सोल्व कर ले 35.5 आएगा। ठीक है बा, इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 35.5 आ जाएगा। बात क्लियर? आगे चलो, एवरेज एटॉमिक मास हो गया। अब अपन मैं अगर एक नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में बात कर लेते हैं। बोरोन के 2 आइसोटोप होते हैं B10 एंड B11। ठीक है, बोरोन के 2 आइसोटोप है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8। परसेंटेज ऑफ B10 बताओ कितना होगा?
अगर दोनों बराबर परसेंटेज होता है तो 10 और 11 का मिड पॉइंट क्या 10.5 आता, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा है नहीं, इसका मतलब 10.8 आया, 11 के क्लोज है, इसका मतलब 11 वाला का परसेंटेज 50 से ज्यादा होगा, 10 वाले का परसेंटेज 50 से कम होगा, तो 50 से कम आएगा। पहला बात तो ये समझ में आनी चाहिए। कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेट करोगे तो एवरेज एटॉमिक मास कितना 10.8 इज इक्वल टू ये 10, इसका परसेंटेज मैंने x कंसीडर किया तो 11 इंटू 100 माइनस x हो जाएगा, डिवाइड बाई 100, इसको सोल्व कर लो, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20%। बात क्लियर, बोलो हाँ या ना, आ गया समझ में। एक क्वेश्चन ऐसा, एक इसका क्वेश्चन रिवर्ट। अगला देखो, इसी टाइप से अगर मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इन एयर, एयर के अंदर 80% नाइट्रोजन गैस है एंड 20% ऑक्सीजन गैस है, तो बताओ इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर कितना होगा। ठीक है, अब आपने क्या क्या, हाँ 80 20% है, तो चलो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 80 इंटू 14 प्लस 20 इंटू 16 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 14.4। गलत बेटा, नाइट्रोजन गैस थी, नाइट्रोजन अगर गैस थी तो ये 14 थोड़ी ना आएगा, फिर क्या होना चाहिए 28, तो क्या बनेगा 80 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 32 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 28.8 बनेगा। क्या बनेगा 28.8 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया, 28.8 बन जाएगा। चले आगे बात, चले चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये बात है। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, वो देखो कैसे करोगे। सपोज करो आपके पास एक कंपाउंड है ए बी, सपोज करो आपके पास एक कंपाउंड है ए बी, ठीक है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ये आ जाएगा अपना मॉलिक्यूलर मास, इसका मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, इसका आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है बात, चलो ये कंपाउंड है ए बी, मेरे से अगर ऐसा पूछा जाए कि मास परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा, तो मास परसेंटेज ऑफ ए कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा मास, एटॉमिक मास ऑफ ए या मास ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100। मास ऑफ ए कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा, है ना। चलो ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ए का। अगर जैसे सपोज करो आपसे बी का पूछ लिया, तो मैंने कहा बी का पूछेगा तो एटॉमिक मास ऑफ बी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए बी इंटू क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। चलो एक और कंपाउंड देखते हैं, किसी ने कहा ए टू बी कंपाउंड है, अब मेरे से पूछा मास परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा, तो मैं सिंपल सा ऐसा बोलूंगा, इस बार एटम कितने हैं इसके, 2, तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ ए डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए टू बी इंटू 100, ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ए, ये हो जाएगा। ये अगर मेरे को बी का कैलकुलेट करना होता तो मैं बी के लिए नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 1, ये फर्स्ट वाले केस में चले जाओ ना, ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ एटम ए का 1 है तो यहां पे 1 लिखा या नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा एटॉमिक मास लिख दिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला आ गया। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मास परसेंटेज ऑफ कार्बन
इन CO2, ये दिया। तो आप सिंपल सा एक बात बोलोगे, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का मास नंबर ऑफ एटम कितना 1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू 100 आ जाएगा। जो भी है इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने आपको दिया मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन की वेराइटी चेंज कैसे हो जाती है, फॉर्मूला दू तब तो कोई दिक्कत नहीं, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। अब आपको जब तक यूरिया का फॉर्मूला ही मालूम नहीं है तब तक आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो यहां पर नॉलेज चाहिएगा आप। यूरिया का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, NH2CONH2, ठीक है। आपको मास परसेंटेज ऑफ क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, नाइट्रोजन कितने एटम है, 2 एटम है, 2 इंटू 14 डिवाइड बाई इसका मोलिकुलर वेट 60 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 46.67% आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ये इस टाइप से मास परसेंटेज अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और देखो, मास परसेंटेज ऑफ A in A2CO3 is 25, then atomic mass of A क्या होगा, क्या होगा, है ना। C स्टैंड फॉर कार्बन, O ऑक्सीजन है ना, ये ध्यान रखना। A कोई नॉर्मल एलिमेंट दिया मैंने, आप तो कुछ मत करो, सीधा सा फॉर्मूला बेस अप्लाई कर दो। एटॉमिक मास ये 5% कितना दे रखा है 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ A 2 है, एटॉमिक मास मैंने x कंसीडर कर लिया तो 2x। अब इस A2CO3 का मास कैलकुलेट कर लो, A2 का कितना 2x प्लस कार्बन का कितना 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, तो ये कितना हो गया 60, ठीक है। 2x मल्टीप्लाई बाई 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 8x, तो 6x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 10। बात आई समझ में या नहीं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है बात। अब सुनना बात को, मैं इसको करने का एक तरीका और हो सकता था, ये A2CO3 लिखा मैंने, जो समझ में आए तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें थोड़ा। ये तो मेथड से तो मैंने बता ही दिया है, नहीं समझ में आया तो मेथड तो है आपके पास, मैं तो एक अल्टरनेटिव वे बता रहा हूं आपको कैसे कर सकते हो। इस A2 का मिला के परसेंटेज कितना 25, तो ये कितना हो गया 75। इस 75 के लिए मास कितना है 60, तो एक सिंपल सी बात सोचो ना, जब 75 के लिए मास 60 आएगा तो 25 के लिए मास कितना आएगा 20 आएगा, 25%। इधर 1/3 है, अरे इधर 1/3 है तो इसका भी तो 1/3 कर दो 20। 2 एटम का मास कितना हुआ 20, तो एटॉमिक मास कितना होगा 10, एटॉमिक मास कितना होगा 10 होगा। आ रही बात समझ में। ये अपने बात हो गई क्या, एवरेज एटॉमिक, अपने स्टार्ट कहां से किया था फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम से, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके बेसिस पे 5 डेफिनेशन पढ़ी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डायफर। उसके बाद एटम मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास के बाद में अपन ने मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इसकी भी बात हो गई, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे एक तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो वो आप उसको पढ़ के आए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। सेकंड इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके बाद मोल की बात आएगी, ठीक है। तो मोल से पहले जितने भी डिफरेंट टॉपिक है वो सारे पढ़ा देता हूं, जिससे थोड़ा आपको चैप्टर से गो थ्रू हो जाओ, थोड़ा इजी लगने लगे। मोल ऐसा थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट है नहीं, ये मैंने आपको बेस बना रहा हूं, यही मोल के अंदर काम आने वाले। कल आते ही सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है। थोड़े से इससे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाने लायक होते उनको डिस्कस करके और फिर अपन जो है वो आगे बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूलर मास, ये इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके बाद मूल कंसेप्ट पे आएंगे, ठीक है। तो यहां तक करें अच्छे से नोट्स बनाते हुए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।